दरअसल वहाँ क्या था, देखो होना ये चाहिए था, वहाँ मैंने आपको ये बताया था, ये उसका डाउट है कैपेसिटर का, इसमें स्लैब है, हमने यहाँ बैटरी लगा रखी है। तो वहां था दरअसल वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होना चाहिए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमारा जो वर्क था वो इधर था, मतलब ये इधर खींच रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर खींच रहा था, ये तो दोनों बैलेंस ही कर गए थे ना एक तरह से। तो इन दोनों का वर्क जस्ट अपोजिट आना चाहिए था, तो कॉन्सेप्ट ये था वो दरअसल। वो पता नहीं मैंने कैसे वहाँ ऐसा लिखा था, लेकिन एक्चुअल में ये था। अब मैंने क्या लिखवाया था कि अगर वी कांस्टेंट है तो मैंने लिखवाया प्लस डी यू। क्यों लिखवाया ये, सॉरी ये डब्ल्यू ई था। क्यों लिखवाया, क्योंकि यू फाइनल माइनस यूनिशियल। आप खुद ही देखिए कि जब ये इसको इधर खींच रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल इंक्रीज ही कर रही होगी। क्यों? क्योंकि हाफ सी फाइनल वी स्क्वायर माइनस हाफ सी इनिशियल वी स्क्वायर, क्योंकि सी एफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब ये इधर जा ही रहा तो इसका वर्क क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना, क्योंकि ये तो अंदर खींच रहा है इसको, तो इसका वर्क क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये नेगेटिव आने का मतलब क्या था, क्योंकि पोटेंशियल क्या कि यहाँ इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब इसका जो वर्क होगा वो डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस डी यू लिया था मैंने, तो उसको डायरेक्ट ही याद रखो आप, ये कहने का मतलब था। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है वो कि बैटरी जो वर्क करेगी, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा वो जाएगा कहाँ, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में जा रहा है वो, तो वो ये था। ठीक है, पता नहीं मैंने कैसे वो जगह लिख दिया, आपको कैसे वो बात समझ में आई, ठीक है ना। और एक्चुअल में यहाँ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ ही है, तभी तो स्लोली जा रहा है। ओके, यही कॉन्सेप्ट था वो। सर तो हम लोग ने वो प्रूफ वेट से नहीं किया है क्या? सर, हम लोग ने मतलब यहाँ वो पे वर्क एनर्जी वर्क। थ्योरम ही है, अल्टीमेटली वर्क एनर्जी थ्योरम ही है ये। ओके ये सर। जो मैं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि क्या हो रहा है आपके दिमाग में कुछ और चीज चली गई दिमाग में, और इसलिए आपके दिमाग में आ रहा है वो। देखो इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल जो जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करेंगे, वो कॉन्सेप्ट तो वही है, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं करना अपने को, डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस डी यू ही होता है। लेकिन यहाँ इस चीज को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, तो जब अंदर लग रहा है इसका मतलब स्लैब अंदर जा रही, तो सी तो इंक्रीज करेगा, तो इसका वर्क तो पॉजिटिव ही आना चाहिए ना। हाँ सर। इसका वर्क इस केस में नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, जबकि एक्चुअल में होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करती है, लेकिन यहाँ देखो इंक्रीज कर रही है। आप देखो, बात समझ हाँ में आई? सर। हाँ सर, समझा। हम्म। क्योंकि गड़बड़ यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, क्योंकि होता क्या है, देखो इसका वर्क आप निकालोगे, इसका वर्क क्या आता है वहाँ, वी स्क्वायर डी सी आता है प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, और इसका कितना आ रहा है यहाँ, वी स्क्वायर बाई टू डी सी आ रहा है। तो कंफ्यूजन ये दोनों चीजें मिला के कर रही है वो, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल है ना इसके, इसने जो सॉल्व किया है दरअसल, इसने जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, उससे भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको। इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, पहले उससे कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल 34 की बात कर रहा हूँ यहाँ। इसमें क्या दिया हुआ है दरअसल कि एक इनफाइनाइट वायर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और तो यहाँ एक इस तरह का लूप भी रखा हुआ है, इसमें जो करंट है वो ऐसे करंट जा रहा है, यानी दो स्ट्रेट वायर इसमें और दो कर्व है, सर्कुलर आर्क है वो।
इसकी जो रेडियस यहाँ दिया है इसने ये ए दिया हुआ है और इसकी जो रेडियस है वो बी दिया हुआ है। इसमें जो करंट है वो आई नॉट है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। तो हमारे पास ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस है। हमें इस पर फोर्स और टॉर्क दोनों चाहिए, है ना। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल यहाँ ये भी अल्फा ही है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए और फोर्स भी चाहिए। तो फोर्स तो इस पर 0 है। तो एक बात और यहाँ से समझ में आएगी आपको, क्योंकि जो इनफाइनाइट वायर है यहाँ जिसमें करंट आई नॉट है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म में तो हमने देखा कि कोई भी क्लोज लूप अगर होता है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो जरूरी नहीं है कि फोर्स 0 हो। लेकिन इस केस में देखो इस पर फोर्स 0 है, तो फोर्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी क्लोज लूप है तो फोर्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म में तो डेफिनेटली फोर्स 0 होना है क्लोज लूप के ऊपर। ठीक, तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आप देखोगे कि इस पे फोर्स 0 आ रहा है लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा फिर इस केस में। तो पहले अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो आप देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा ना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है हमेशा इस लूप के अलोंग होगी। तो अगर इस लूप के अलोंग होगी तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये किसी भी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स होता है। तो अगर मैं पी क्यू वायर की बात करूंगा तो उस पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि डीएल के अलोंग ही जब आप जाओगे तो उधर ही बी भी है, इस डीएल के अलोंग भी जाओगे तब भी बी है उधर ही है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, हर इंस्टेंट पर 0 एंगल होगा। तो डीएल क्रॉस बी 0 यानी एफ पी क्यू तो 0 मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं आर एस की बात करूंगा तो एफ आर एस वेक्टर वो भी 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह इस डायरेक्शन में मिलेगा और आप उधर से आर से एस की तरफ आ रहे हैं तो बी इधर है, डी एल इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो उस केस में भी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो डी एल बी साइन थीटा, तो ये भी 0 क्योंकि साइन 180 0 हो जाएगा। अब बचा कौन सा, क्यू आर। क्यू आर में जब आप देखो कि हर इंस्टेंट पर जब जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डी एल के परपेंडिकुलर है। फिर इसने जो सॉल्यूशन दिया उसके अकॉर्डिंग में बताऊंगा मैं आपको। तो आप देखो इस जगह पर बी इधर है लेकिन बी क्यू से आर तक वेरी कर रहा है ना। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा हमेशा हर पॉइंट पर। इसका मतलब यहाँ आप देखो कि डीएल की डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन इधर है। तो डीएल क्रॉस बी यानी यहाँ का किधर की साइड में होगा, फोर्स ऊपर की साइड में होगा। ऐसा करता हूँ कि ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि ये x है, मान लो यहाँ से। तो यहाँ जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, इस पर जो फोर्स होगा तो x पे जाके मैंने ये जो dl बोल रहा हूँ दरअसल ये क्या है, ये dx ही है ना। तो जो मैं dl की बात कर रहा हूँ दरअसल वो dx है। तो आई बी इंटू डी एक्स ये फोर्स होगा। लेकिन आप देखो फोर्स ऊपर की तरफ है। उसी तरह एस से आर चले जाए, एस से पी चलते हैं पहले, उसके बाद आएंगे वापस उस पॉइंट पर। तो एस से पी में देखो बी इधर ही है, बी इधर है और डीएल इस डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ देखो डीएल क्रॉस बी, यहाँ फोर्स किधर है, अंदर की तरफ है देखो, क्योंकि डीएल इस डायरेक्शन में है, डीएल की डायरेक्शन इधर है और बी उधर है। तो डीएल क्रॉस बी यहाँ अंदर की तरफ है।
अब सिमेट्री ये कहती है कि जितना उधर है उतना ही इधर भी तो है, क्योंकि बी जो यहाँ है वही बी यहाँ लिया मान लो मैंने, इसमें नहीं लेके यहाँ लिया मान लो मैंने। ये अगर यहाँ लेते हैं तो जो बी वहाँ होगा एक्स डिस्टेंस पर, वही तो बी यहाँ होगा। इसका मतलब इस केस में फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, तो फोर्स तो इस पर 0 होगा। लेकिन इस केस में टॉर्क नहीं आए, टॉर्क 0 नहीं होगा। ये किसके अबाउट रोटेट करेगा, क्योंकि इस एस पी वायर पर फोर्स नीचे है, क्यू आर पर ऊपर की तरफ है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, तो जो फोर्स क्यू आर पर है वही फोर्स एस पी पर भी है, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग, ये तो फोर्स आ गया हमारे पास में डी एफ, तो डी एफ आ गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स इस डायरेक्शन में किधर, अलोंग दिस जेड डायरेक्शन में है ना। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूँ और ये वाई एक्सिस, तो जेड डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से डिस्टेंस इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है ये तो एक्स है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक्स है, तो फिर ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो एक्स होगी ना, सॉरी एक्स नहीं, एक्स क्यों होगी, ये एक्स तो है ही नहीं, गलत बता रहा हूँ मैं। ये यहाँ से लेकर ये और ये एक्स है ना, तो ये तो मैं ले रहा हूँ कि ये और ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, या इस पॉइंट की, ये एक्स है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ, ये वाली एक्स साइन अल्फा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, एक्स साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में टॉर्क आ जाएगा, इसको इंडिकेट कर देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बाद में करेंगे चलो। तो 2 आई बी यह रहेगा नेट टॉर्क डी एक्स एक्स साइन अल्फा, और इसको इंडिकेट करेंगे ए टू बी, तो बी कितना होगा पहले तो लिख लेंगे, तो 2 आई म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एक्स डी एक्स एक्स साइन अल्फा, एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो टाउ नेट आ जाएगा यहाँ म्यू नॉट आई नॉट बाई पाई साइन अल्फा, और डी एक्स का क्या होगा एक्स, इसको ए टू बी इंडिकेट किया ही हमने, तो टाउ नेट इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट बाई पाई साइन अल्फा, ये हो गया बी माइनस ए, ये टॉर्क होगा। ये टॉर्क किधर आया, लेकिन ये टॉर्क आया इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन किधर है, टाउ नेट की इधर होगी, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगा ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, लिख लो ये। फिर इसके अकॉर्डिंग मैं करके दिखाता हूँ आपको।
लिख लिया? इस समझ में आया ना कि टाउ नेट वेक्टर इधर क्यों लिया मैंने अलोंग द एक्स एक्सिस? हाँ सर। थोड़ा नीचे करो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे इसने कैसे किया वो बताता हूँ। ये दरअसल ये कंप्लीट लूप है ना? ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा है। कैसे करेंगे इसको? ये हमारे पास में जो एक्स एक्सिस है ये रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ से क्या करना है, हम लोग यहाँ पहले तो यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस पे जाऊंगा, और एक डी एक्स थिकनेस का इस तरह से एक ये लेंथ मानूंगा एक तरह से यहाँ, और उसके बाद मैं यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा लूंगा। मैं थीटा पे जाके ये डी थीटा है, तो ये लूप हमारे पास बन गया है ना? तो इस वाले लूप में आप देखो, क्योंकि ये जो लूप बन रहा है कई सारे लूप से मिलके बना है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मैंने जैसे आपको एक जगह एक क्वेश्चन करवाया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, तो अगर इस पूरे का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो लिख नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये तो पूरा एरिया निकालो, वो मिल जाए तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर स्मॉल पे जाके उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम बनाएं, तो एक तरह से देखो कि अगर ये एक और लूप में यहाँ लेता हूँ, उससे क्लियर होगा आपको ये। तो इस वाली लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है,
और बगल वाला लूप जो मैंने बनाया तो उसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, उसमें भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, है ना। लेकिन इस वायर में देखो आप, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इस वायर में देखो यहाँ करंट जीरो हो गया ना। मतलब इस तरह से कई सारे छोटे छोटे लूप बना रहे हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनली हम देखेंगे तो ये यहाँ भी एक लूप बना मान लो, फिर यहाँ भी लूप बना, और लूप में इस तरह से करंट फ्लो करेगा कि ये इसमें करंट क्या हो जाएगा आपस में जीरो। थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ, देखो मैं ये लूप बनाया, दूसरा लूप बनाया, तो इसमें करंट कैसे मान रहे हैं हम लोग, ऐसा। इस वाले में ऐसा, तो फिर इसमें भी करंट ऐसा मानेंगे, तो इसमें करंट कैसे जा रहा है ऐसे, तो ये मिला के देखो जीरो हो गया ना। तो अल्टीमेटली पूरा कंप्लीट लूप हो जाएगा इससे, धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा कंप्लीट लूप बन जाएगा ऐसे, है ना। तो मैंने ये लूप माना, ये वाला जो मैं लूप यहाँ बता रहा हूँ, यानी ये लूप मैंने लिया। तो आप देख रहे हो कि इस लूप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये डी एक्स हुआ इसका, और थीटा पे जाके आर डी थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ फिर इसका, ये एक्स डी एक्स हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी एक्स एक्स डी थीटा हुआ ना, एक्स डी थीटा हुआ। तो इसका एरिया की डायरेक्शन किधर है, यहाँ इस केस में ऊपर वाले की एरिया की डायरेक्शन अंदर की तरफ हुई ना, इसकी एरिया की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है ना। एरिया की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, लेकिन यहाँ जो बी है, बी की डायरेक्शन यहाँ किधर है, बी की डायरेक्शन तो इधर है ना, इधर। तो इसका आप टॉर्क देखो किधर जा रहा है, यानी इस लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो किधर हुआ, अंदर की तरफ हुआ ना। और इस पर जो बी है वो बी की डायरेक्शन ये है ना, इसके ऊपर। तो इसका मतलब इस पर टॉर्क किधर लग रहा है, इस पर देखो अंदर। भाई टॉर्क ये होता है हमारे पास में, टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एम क्रॉस बी होगा ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। एम अंदर है, बी हॉरिजॉन्टल है, तो ये किधर हुआ, इसका इधर की तरफ हुआ ना, टाउ वेक्टर। ये बात हमारी, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। भाई एम क्रॉस बी करोगे ना तो थंब किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आया पहले तो, हाँ सर। है ना। तो अब ये इधर आया तो किधर की तरफ है, लेकिन ये तो इधर की तरफ है, इसके अलोंग है, एकदम हॉरिजॉन्टल थोड़ी है। ये किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है टाउ। यानी ये जो टाउ हम लोग लिखेंगे डी टाउ इक्वल टू, और यहाँ देखो एम और बी के बीच में एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि बी हॉरिजॉन्टल है और एम जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई, इसमें करंट कितना होगा, आई इसका एरिया एक्स डी थीटा इंटू डी एक्स, एन की वैल्यू तो 1 है तो एम इंटू बी, बी यहाँ कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एक्स मिलेगा, है ना। अब ये जो टॉर्क आ रहा है, ये टॉर्क तो कितना एंगल बना रहा है देखा जाए तो, थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, है ना। उसी तरह जब आप नीचे वाले के लिए भी जाओगे तो इस पे भी टॉर्क मिलेगा। तो एक काम करते हैं ना, ये टॉर्क को हम रिजोल्व कर लें। यानी ये जो टॉर्क आ रहा है, जो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ में, देखो क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा, तो ये एंगल थीटा है ना। तो उसी तरह सिमेट्री के लिए यहाँ भी जाओगे तो यहाँ भी वही सेम टॉर्क इधर ही मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, इस टॉर्क को, ये जो डी टाउ है इसका एक कंपोनेंट ही कर लेते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, डी टाउ साइन थीटा, इधर क्या मिलेगा, डी टाउ कॉस थीटा, है ना। तो या तो इसी को रिजोल्व कर लेंगे, डबल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसी को कर लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको भी इधर रिजोल्व कर लो, इधर भी डी टाउ मिलेगा नीचे वाले का, उसी सिमेट्री की तरह जाओगे तो डी टाउ साइन थीटा, और इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। या तो ये कर सकते हैं हम लोग, या इसी को हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो थीटा को कहाँ से इंडिकेट कर दूंगा, तो मैं ऐसा कर लूँ पहले तो, इसको रिजोल्व किया तो क्या मिला अपने को, डी टाउ तो मिल ही गया था, तो यह आ जाएगा टाउ एक्स इक्वल टू आई एक्स डी थीटा डी एक्स म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। इसको 2 बार इंडिकेट करना पड़ेगा अपने को, इसको मैं
2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करके अब इसको कहाँ से इंडिकेट करूंगा, पहले इंडिकेट करूंगा मैं, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब मैं इसको इंडिकेट कहाँ से करूंगा, थीटा को 0 से अल्फा बाई अल्फा तक इंडिकेट कर सकता। अगर 2 से नहीं करता तो माइनस अल्फा से अल्फा इंडिकेट करता थीटा को। तो यहाँ 0 से अल्फा इंडिकेट करूंगा तो क्या करें पहले, तो यहाँ देखो पहली बात तो यहाँ नीचे x भी था ना, तो ये x से तो x कैंसिल आउट ही हो गया, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इंडिकेट कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, पहले इसको पूरे का बना लेते हैं, मतलब ये जो लूप है ना इस पूरे का बना लेते हैं, पहले इस पूरे की वजह से डॉट निकाल लेते हैं। तो इसको इंडिकेट करेंगे, अगर पूरे की वजह से मैं चाहूँगा मैं इसको इंडिकेट करूँगा 0 से अल्फा, उसके बाद में मैं इसको इंडिकेट कर दूंगा a to b के लिए। तो टाउ x इक्वल टू आ जाएगा 2, यहाँ से देखो i को बाहर ले लेंगे, म्यू नॉट को बाहर ले लेंगे, आई नॉट को बाहर ले लेंगे, 2 पाई को बाहर ले लेंगे। पहले मैं 0 से अल्फा कर रहा तो dx को भी बाहर ही ले लेंगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट आ गया। तो cos थीटा डी थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा, और 0 से अल्फा, फिर इसके बाद मैं इसको इंडिकेट करूंगा a to b के लिए। तो हमारे पास 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i म्यू नॉट आई नॉट बाई पाई, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, इसका आ जाएगा, और उसके बाद इसका क्या मिलेगा b माइनस, तो ये आंसर होगा हमारे पास। ये बात समझ में आई। तो हाँ आप सर। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और आप चाहो तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे भी कर सकते हो, लिख लो इसको। सर इसका बस एक बार फाइनल आंसर दिखाइए ना एक बार। फाइनल आंसर है ओके सर। हाँ सर अभी ऊपर कर दीजिए। फाइनल आंसर तो लिखा हुआ है आपके पास ऊपर। हाँ सर। दिख रहा है क्या आप नहीं लोगों को? सर। सर नहीं सर।
लिख लिया? लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर लिख।
हो गए? हो गया क्या क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। बताना है क्या कोई क्वेश्चन इसमें? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही। बताना है सर, क्या आ कोई रही है। क्वेश्चन? क्वेश्चन बताना है क्या? हो गया? हो गया ना? आगे चलें? हाँ सर। हाँ सर। चलो। तो ये वाला पार्ट हमारे हो गया है। मैं इसमें साइक्लोट्रॉन का ही बताता हूँ।
तो साइक्लोट्रॉन दरअसल ये एक मशीन है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स या जो आयंस होते हैं उनको एक्सेलरेट कराया जाता है। तो इट इज अ मशीन which is used to accelerate the charged particles and ions। तो भाई एक्सेलरेट कराया गया, अच्छी बात है, पार्टिकल्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन क्यों भाई? मजे के लिए तो नहीं किया होगा, है ना? तो दरअसल क्या होता है कि ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है कि बॉडी के अंदर मान लो किसी पार्ट के अंदर ट्यूमर है, तो वहाँ मान लो पेनिट्रेट कराना हो पार्टिकल्स को, ठीक है, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। या जैसे मान लो जो मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको एक्सलरेट कराया जाता है, ठीक है। या जैसे अभी आपने सुना होगा कि बोसॉन जो गॉड पार्टिकल्स है उस पर स्टडी चल रही है, तो उसको एक्सलरेट करा के उसको क्या करते हैं, ब्रेक किया जा रहा है पार्टिकल्स को, और स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करना, ताकि उसके मेन जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता कर सकें। तो इसलिए ये इन्होंने ये मशीन डिजाइन करी है, ठीक है। अभी मशीन का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में समझेंगे, इसका वर्किंग क्या है उसके बारे में समझेंगे, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। मैंने आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो नहीं पढ़ाया ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उस पर भी आएंगे। तो पहला इसका मैं बताता हूँ कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये डी जो कि अंदर से खोखला है, मतलब ये अंदर से खाली है ना। और ये दूसरा डी होता है यहाँ, ये भी अंदर से खोखला ही है। तो डी ये D1 होता है, D2 तो इनको डीज बोलते हैं। ये D1 डी है, दूसरा ये D2 डी है, और ये यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। तो ये दरअसल यहाँ इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये साउथ पोल बनाता है, और इधर ये नॉर्थ पोल, मतलब इस साइड नीचे की साइड नॉर्थ पोल। वैसे तो क्योंकि हमने देखा ही है कि साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नीचे की साइड जो बनेगा यहाँ यहाँ साउथ पोल इसकी कह रहा हूँ मैं। और यहाँ नॉर्थ पोल बनता है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ नॉर्थ पोल बनने का मतलब है कि यहाँ जो मैग्नेटिक लाइन सपोर्ट से नीचे से ऊपर तक होगी, मतलब इस तरह से।
है ना, और यहाँ ऑसिलेटर होता है इन दोनों के बीच में। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या होता है, इनका जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को इस डी के अंदर भेजा जाता है ना। और यहाँ जो डीज हैं ये डीप कंडक्टर है। दरअसल डीप कंडक्टर में क्या होता है, अंदर के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, ये जो ऑसिलेटर है, यानी अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं आपको तो ऐसा नजर आएगा। देखो ये सेमी सर्कुलर शेप में है। और यहाँ ये ऑसिलेटर होता है। यहाँ ऑसिलेटर का काम है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है दरअसल वो बाहर की तरफ है। जो डॉटेड लाइन में ये डॉटेड जो पॉइंट दिखा रहा हूँ, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, क्योंकि टॉप व्यू है ना इसका। तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि ये डीप कंडक्टर है, ये हॉलो है, दोनों डी अंदर से हॉलो हैं। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल को सेंटर से क्या करते हैं, एक्सेलरेट कराया जाता है। ये चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट कराया जाता है, इस तरह से एक्सेलरेट कराया जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो। ये ऑसिलेटर का काम ही यही है। लेकिन जैसे इस पे एंटर करेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होता है, हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर उसके परपेंडिकुलर किसी चार्ज पार्टिकल को भेजा जाता है तो क्या करता है, पार्टिकल सर्कल में घूम जाता है। तो क्या करेगा, जैसे एंटर करेगा इस सर्कल में यहाँ घूम जाएगा ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मान लो, है ना। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये ऑसिलेटर का काम क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लगा देगा। यानी इस तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करता है या करवाया जाता है कि दोनों सिंक्रोनाइजेशन में हो जाए। मतलब कैसे कि जैसे ही घूम के आए, तो जैसे ही आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसको एक्सेलरेट कराएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसकी रेडियस बढ़ेगी। फिर से यहाँ से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस अक्ष में हो जाता है, फिर से इसको एक्सेलरेट कराएगा, फिर से इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर से इसकी रेडियस बढ़ेगी, और ये फिर ऐसे करके ऐसे घूमना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इसकी रेडियस बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, और यहाँ स्पेस होता है जिससे क्या है, बाहर निकल जाता है। तो हाई स्पीड के साथ में यहाँ बाहर निकल जाता है। उसके बाद इसको किसी मेटल के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर इसको इंसिडेंट करवाया जाता है। ठीक है, ताकि जो आयंस है या जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो जाके पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, क्यू वी बी इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये वी हो गया इसका, तुम्हारे पास आप देख रहे हो कि ये हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस क्या करेगी, इसकी इंक्रीज करती जाएगी। और स्पीड बढ़ने का कारण क्या है, ये ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और इस चार्ज की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। क्यों, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड हमें मालूम है वी बाई आर होता है, कितना हो जाएगा, क्यू बी बाई एम, ये तो ओमेगा हुआ सॉरी, और ये इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो आप देख रहे हो कि इसका जो टाइम पीरियड है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि इसकी स्पीड क्या है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये अगर यहाँ से यहाँ भी जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो जितना टाइम इसने यहाँ लिया उतना ही टाइम यहाँ लेगा, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए लेगा, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए लेगा। हर एक में टाइम क्या सेम है। इसको फिक्स करना आसान हो गया ना, क्योंकि जब भी पार्टिकल जाएगा तो हाफ टाइम पीरियड में बाहर चला आएगा। तो इसकी पोलरिटी ये क्या करेगा, बड़ी आसानी से इसकी पोलरिटी को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है,
ये दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी अपने को पता ही है, क्या हो गया, क्यू बी बाई 2πn। ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, बस इतना ही था, लिख लो इसको। कल भी क्लास है ना आप लोगों के, परसों भी है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो इस वीक में इसको कंप्लीट ही करा देता हूँ पहले मैं। बचा है क्या इसमें, तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर और उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स बचा है बस। नहीं पढ़ा है ना आप लोगों को? मैंने आपको जायरोमैग्नेटिक रेशियो पढ़ा दिया था ना? हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया है?
सर आवाज नहीं आ रही।
आप लोगों को? हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो ना आप? हाँ सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो कहाँ तक पहुंच गया था मैं तभी ब्रेक हुआ था? सर साइक्लोट्रॉन एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ? जैसे साइक्लोट्रॉन एक्सप्लेन कर दिया था, फिर आपका आवाज कट गया। ये यहाँ तक तो हो गया था ना, यहाँ तक तो हो गया था ना? नहीं, आपने सिर्फ टाइटल लिखा। अच्छा, तब से तो अच्छा मैसेज में ड्रॉप किया आप लोगों ने यार। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे ब्रेक हो गया था। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ऐसे ब्रेक हो जाओ तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो यार, कुछ तो प्रॉब्लम हो हाँ। जाती है इधर। मैं इतना सारा पढ़ा दिया मैंने, क्या बताएं वापस? चलो वापस से पढ़ते हैं, क्या इसका तो कोई मतलब रहा नहीं। बस इतना जरूर देख लो कि एक तो क्या होता है कि यहाँ जो कोयल होती है वो मूविंग होती है ना, इसलिए इसको मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। और ये करंट मेजर कर सकता है, लेकिन क्वांटिटी क्या होना चाहिए? काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये तो फिगर तो मैंने पहले बताया हुआ ये वाला तो इसमें कुछ नहीं किया मैंने। चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ जो मैग्नेट यूज़ किया जाता है, दरअसल ये हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ किया जाता है ना। और ये ड्रम है, यहाँ ड्रम पर ये वायर की बाइंडिंग हो रही है। एक कोयल बनाई यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में, ये कोयल है। तो इसमें यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। इसमें कोयल में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका टॉप व्यू बनाया। ये नीडल होती है दरअसल यहाँ, और ये जो गोल 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 यहाँ दिख रहा है आपको, ये ब्लैक में यहाँ देखो, या रेड में यहाँ बनाता हूँ, ये गोल गोल दरअसल ये स्प्रिंग है और ये नीडल होती है इसकी, और ये स्केल है। इसका टॉप व्यू मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है। रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों लिया है उसका रीजन अभी बताऊंगा मैं। तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें एक्चुअल में ये इसमें क्या आता है, साइन थीटा आता है, आपने देखा होगा। NIAB साइन 90, टॉर्क के लिखते हैं M क्रॉस B। तो यहाँ साइन थीटा साथ में आता है ना। M क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं हम लोग, NIGAB। ये तो NIG मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट है, तो NIG ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और B है। तो साइन 90 क्या होना चाहिए हमेशा, 90 मतलब साइन थीटा क्या होना चाहिए हमेशा, 1 होना चाहिए, यानी जो थीटा वो 90 डिग्री होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो वो थीटा पे भी डिपेंड करने लग जाएगा, है ना। उससे क्या होगा, रीडिंग आपकी हर बार उल्टी पुल्टी आने वाली है, कभी करेक्ट रीडिंग आएगी नहीं। तो जब हम लोग रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो जब ये मान लो यहाँ है, तो यहाँ अगर है तो आप देख रहे हो कि यहाँ करंट बाहर की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एल बाहर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी किधर लग रहा है, आप इस केस में इधर होगा ना, यानी इसको टॉर्क किधर लग रहा है। उसी तरह इस वाली साइड में आप देखो तो करंट क्या कर रहा है, यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना, यहाँ इधर आ रहा था, तो यहाँ हम डॉट ले रहे हैं और यहाँ क्रॉस ले रहे हैं। तो यहाँ क्रॉस लिया तो अंदर की तरफ एल हुआ और बी इसके परपेंडिकुलर है। तो आप देखोगे जब एल क्रॉस भी देखोगे तो इसको टॉर्क किधर लग रहा है, इधर, यानी ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा, है कि नहीं। ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो पहले मान लो निडल यहाँ था, तो निडल रोटेट होकर यहाँ चला गया, तो मान लो ये 5 एंगल रोटेट हुआ, तो निडल भी 5 एंगल रोटेट हो जाएगा। अब वापस यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो फिर से इसके एल के परपेंडिकुलर है ना। तो फिर से इसको टॉर्क कैसे लगेगा, अगर मान लो और करंट बढ़ाया तो ये इसको टॉर्क ऐसे लगेगा वहां, है ना, और इसको और करंट बढ़ाया तो टॉर्क कैसे लगेगा। अभी वहां जाके पहली बात तो ये है कि वहां मान लो यहाँ जाके, अभी इसी की बात करते हैं, यहाँ जाके 5 पे जाके रुक गया, तो क्यों रुक गया है, क्योंकि इसका टॉर्क ये है और जो स्प्रिंग है वो भी तो टॉर्क लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में,
तो दोनों क्या हो गए यहाँ, बैलेंस हो गए। स्प्रिंग का टॉर्क किधर है, इधर की तरफ है, और मैग्नेटिक टॉर्क किधर है, इधर की तरफ है, दोनों बैलेंस कर गए। यहाँ सी क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट है। क्लियर है? तो हो क्या रहा है यहाँ कि दोनों टॉर्क बैलेंस करके तभी तो निडल वहां रहेगी, स्टेशनरी बनी रहेगी जब तक करंट फ्लो कर रहा है। और जैसे करंट जीरो होगा वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पहली बात तो ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया, क्योंकि इस पर कोई देखो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 बनी रहेगी। यहाँ देखो ना, यहाँ भी आप देखो, क्योंकि ये जैसे इधर रोटेट करके जाएगा, क्योंकि पहले ये यहाँ था, करंट बाहर आ रहा था यहाँ, फिर अंदर करंट, अब अंदर करंट जा रहा, फिर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर था, और जब ये इधर रोटेट करके चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना। तो उससे क्या होगा, साइन जो है ना, साइन थीटा जो है हमेशा क्या बना रहेगा, 1 बना रहेगा, यानी इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो ये कब की बात है, जब एट इक्विलिब्रियम की बात है ना। मैग्नेटिक टॉर्क विल बी इक्वल टू स्प्रिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक टॉर्क will be equal to restoring torque। ठीक है ना। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल होगा रिस्टोरिंग टॉर्क के। तो ये हमारे पास में आ गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ आई जी जो है पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा हो, तो 5 पे ही है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर करंट थोड़ी मेजर कर रहा है, वो तो डिफ्लेक्शन मेजर कर रहा है। लेकिन इसको कैलिब्रेट इस तरह से किया जाता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाए, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल आ जाए, है ना। तो हम लोग ये समझते हैं कि मान लो हमने कैलिब्रेट इस तरह से किया कि 1 डिग्री पे मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो करा रहा है, तो अगर मान लो 5 डिग्री रोटेट हुआ, इसका मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। 10 डिग्री मान लो रोटेट हुआ, इसका मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ये लिख लो भाई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो ये लिख लो पहले।
लिख लिया? मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर। सर हाँ हाँ सर लिख लिया सबने? नहीं सर हो गया सर अब यहाँ देखो सी क्या है? टॉर्जनल कांस्टेंट है स्प्रिंग का, है ना? और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कौन सी? मूविंग कॉइल। और ए क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में, रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और आई जी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इन कॉइल। सी टॉर्जनल कांस्टेंट है ही, ठीक। अब इसमें हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी के बारे में। करंट सेंसिटिविटी इसको डिफाइन किया गया है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। ये हो जाएगा, सॉरी, फाई बाई आई जी। तो फाई बाई आई जी तो क्या मिलेगा अपने को? एन ए बी बाई सी। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के भी इंक्रीज कर सकते हैं, एरिया बढ़ा के भी कर सकते हैं, बी बढ़ा के भी कर सकते हैं, और सी डिक्रीज करा के भी कर सकते हैं, है ना? कि कितना सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब सिंपल है कि अगर हमने मान लो 0.5 एम्पीयर करंट फ्लो भी कराया
उसको मान लो इसका डिफ्लेक्शन 10 डिग्री होता है, तो ज़्यादा सेंसिटिव होने, ये मतलब है कि कम करंट में भी अच्छे से डिफ्लेक्ट हो पा रहा है वो। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू होगा 5/V जी, यानी 5/RG IG, यानी क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी बाई RG। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या होता है कि, क्योंकि अब अगर मैं बात करूं यहाँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू C1/RG इंटू करंट सेंसिटिविटी कितना है, NAB/C। तो यहाँ ये देखा गया कि देखो, अगर आपने C घटाया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा, अगर एरिया बढ़ाया तब भी इंक्रीज करेगा, B बढ़ाया तब इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाएं, तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो वायर की लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ नंबर of turns on the voltage sensitivity is negligible। ओके, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। तो एक तो ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, नोट डाल देता हूँ। आप ये देखो कि मान लो ये टॉप व्यू में देख रहा हूँ, ये ड्रम के ऊपर इसमें मान लो वाइंडिंग हो रही है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, और यहाँ निडल है। अभी कोई करंट नहीं है मान लो, तो निडल कहाँ होगी, 0 पर होगी। ऐसे हमने इसको कैलिब्रेट किया हुआ है। तो आप ये देखो कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा, अभी कोई करंट नहीं, मतलब तब 0 पर होगी। जैसे करंट फ्लो करेगा तो आप देखोगे कि ये रोटेट कर जाएगा। तो ये निडल यहाँ कहीं रोटेट कर गई मान लो, तो ये रोटेट कर जाएगी मान लो 5। तो जब निडल यहाँ आप भी देखोगे, किसी गैल्वेनोमीटर को आपने देखा हो या मीटर को देखा हो या वोल्टमीटर को देखा हो, जैसे करंट फ्लो कराएगा तो वो क्या करता है, झटके के साथ में वो निडल आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसको जब वो 0 पर थी निडल तो वहाँ उसमें कोई करंट नहीं था। जैसे करंट फ्लो किया तो उसे एक इम्पल्स लगा, एंगुलर इम्पल्स लगा। उस एंगुलर इम्पल्स की वजह से क्या करेगी, जाके रुक गई। एंगुलर इम्पल्स की वजह से उसको इमीडिएटली क्या मिली, मतलब एंगुलर वेलोसिटी मिली, और उसके बाद पाइप पे जाके वो रुक गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हाफ आई ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, या आई नॉट ले लेता हूँ, और ये इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, हाफ सी पाई का होल स्क्वायर। ये क्या है दरअसल, ये है इनिशियल एंगुलर इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल जो उस निडल पर आएगी, यानी तो पूरे ड्रम पर आएगी, पूरे सिस्टम पर, तो इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इस सारी की सारी किस में चली गई है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग में, क्योंकि फाइनली वहां जाके रुक गया। तो उसमें एनर्जी कहाँ से आई वो, इसका मतलब उसको इमीडिएटली एंगुलर वेलोसिटी मिली होगी ओमेगा नॉट, यानी एंगुलर इम्पल्स लगा होगा वहाँ,
एंगुलर इंपल्स की वजह से एंगुलर वेलोसिटी मिली, तो उसमें ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। लिख लीजिए। यस। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हम्म। लिखे। लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में एम्पियर्स सर्किटल लॉ।
एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये लॉ और गॉस लॉ, ये मान के चलो दोनों लगभग सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, बस ये कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। वो भी नॉन सिमेट्रिक सिस्टम के लिए भी वैलिड था, ये भी वैलिड है, लेकिन वहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी आई तो फिर सिस्टम हमने देखा कि हाईली सिमेट्रिक होना चाहिए, तो यहाँ भी हाईली सिमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड is equal to the mu naught times the total electric current crossing the closed loop। मतलब क्या, देखो मान लो जैसे कि ये कोई लूप है, लेकिन ये भी चाहिए, किसमें होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए, है ना। तो मान लो यहाँ से करंट आया, ये करंट ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ भी करंट है, मान लो यहाँ भी करंट है, यहाँ करंट मान लो I5 है, यहाँ करंट मान लेते हैं कि I4 है, ये मान लेता हूँ कि ये I1 है, ये मान लेता हूँ ये I2 है, और ये मान लेता हूँ मैं I3 है। तो ये हमारे पास में 5 इलेक्ट्रिक करंट्स हैं। तो वहाँ भी ऐसा करते थे जैसे यहाँ करेंगे। वहाँ क्या था, टोटल जो चार्ज एनक्लोज था वो गॉसियन सरफेस के अंदर बात करते थे। यहाँ इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। इसको क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप में जो भी इलेक्ट्रिक करंट्स हैं उन सब की बात करेंगे, बाहर वालों की कोई बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ लॉ ये कहता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फॉर अ क्लोज लूप, यानी इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड along closed loop is equal to the mu naught times the total electric currents crossing the closed loop। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ mu naught summation I। ओके, और यहाँ जो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, ये इनर और आउटर जो भी इलेक्ट्रिक करंट्स है सबकी वजह से है। ये क्या है, बी वेक्टर, यहाँ ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू inner as well as outer electric currents। ओके, अब यहाँ बात करते हैं, क्योंकि इसमें देखो I1 ऊपर जा रहा है, I2 ऊपर जा रहा है, I3 नीचे जा रहा है इसको क्रॉस करके, है ना। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे भाई, जैसे वहां तो हमारे पास में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो अगर मान लो Q1 Q2 और Q3 मान लो नेगेटिव है, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव, तो क्या लिखा था हम लोग, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। फिर यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड करेंगे। कैसे, अगर मान लो मैंने एरो ऐसे पुट किया इसके ऊपर, इसका मतलब है कि टॉप से अगर मैं देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं, तो क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। एरो पुट करने के बाद राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो ये जो एरो मैंने लूप पे लगाया है वो उस डायरेक्शन में क्या होगी, कर्ल फिंगर्स होगी। तो थंब क्या करेगा, करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ जब समेशन आई लिखेंगे तो वो लिखेंगे I1
प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि थंब के अपोजिट I3 फ्लो कर रहा है, तो वहां लेंगे माइनस I3। ये टोटल करंट होगा, ये लिख लो पहले। लिख लिया। हाँ सर। अब यहाँ देखो, इसका एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, यानी मैं क्लोज लूप का ये निशान जो है ना, ये गोला मतलब क्लोज लूप को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ होगा ऐसा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बी की जो बात कर रहे हैं वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो कैसे है, मतलब ये लूप हमने यहाँ बनाया हुआ है ना, ये हमारे पास में I4 है, ये I5 है, ये I1 है, ये I2 है, इसमें ये I3 है। हम लोग इस लूप में ऐसे जा रहे हैं ना, तो अगर मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो DL तो हमेशा इस लूप के अलॉन्ग होगा ना, तो DL1 इधर है, तो हो सकता है कि यहाँ B1 सारे सबकी वजह से B1 वेक्टर उधर हो और ये DL1 वेक्टर हो, और फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो ये DL2 वेक्टर होगा। हो सकता है कि B वेक्टर इधर की तरफ हो, B2 वेक्टर। फिर यहाँ के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि B3 वेक्टर इधर हो, DL तो इसी डायरेक्शन होगा, DL3 वेक्टर। यानी जब आप उस B वेक्टर डॉट DL वेक्टर फॉर अ क्लोज लूप लिखा है, एक्चुअल में वो ये है B वेक्टर डॉट DL1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर डॉट DL2 वेक्टर एंड सो ऑन, और ये इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। तो ये जब हम लोग लौट के वापस इसी पॉइंट पर आएंगे तो देखोगे कि ऑटोमेटिकली ये जो मैंने लिखा B1 ये पांचों की वजह से, ये B2 जो लिखा वो भी पांचों की वजह से, ये B3 लिखूंगा वो भी 5 जो इलेक्ट्रिक करंट से सबकी वजह से है। लेकिन फाइनली जब इनको सोल्व किया जाता है तो वो म्यू नॉट एप्सिलॉन I, यानी वो अल्टीमेटली एप्सिलॉन I की वैल्यू क्या निकल के चली आएगी, यहाँ I1 प्लस I2 माइनस I3 ही मिलेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ऐसा है, ठीक है, लिख लो उसको। तो ये सिमेट्रिक सिस्टम हो या नॉन सिमेट्रिक सिस्टम हो, सबके लिए ये वैलिड है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की बात करेंगे तब सिस्टम क्या होना चाहिए, हाईली सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि ये यहीं से बात समझ में आ गई होगी आपको। क्योंकि हर पॉइंट पर आपको देखो अलग अलग अगर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताइए, अगर नॉन सिमेट्रिक सिस्टम है तो। सिमेट्रिक सिस्टम में क्या होता है, जो लूप आप बनाते हो उस लूप के हर पॉइंट पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड या तो सेम होगा मैग्नीट्यूड में, या फिर वो जो लूप बनाते हो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो B डॉट DL 0 हो जाता है, या फिर या तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ठीक है ना। तो फिर उसमें निकालना आसान है। लेकिन अगर डिस्क्रीट इलेक्ट्रिक करंट से तो निकालोगे कैसे, क्योंकि हर के लिए तो अलग अलग मिल रहा है, हर पॉइंट पर अलग अलग मिलेगा, उस लूप के हर पॉइंट पर अलग अलग मिलेगा, तो कैसे सेग्रीगेट। तो इसका मतलब हमें तो की भी मिलना चाहिए
तो तभी पॉसिबल है जब हाईली सिमेट्रिक सिस्टम होगा। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ ठीक है, तो आज इतना ही। और जो बच्चों में क्वेश्चन अब करिए, अभी तो खैर इसका मैंने पढ़ाना रह गया है, तो जो भी आप कर लेते एक्सरसाइज 3 कर लो, अगर एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1 का अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मान लो ये पार्ट देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कौन कौन सा आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो पढ़ाई दी मैंने। चलिए फिर, ओके।